हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 40 देखेंगे। पार्ट 39 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किया है 1260 सवाल। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? जल में जो कठोरता होती है, हार्डनेस होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट। जो टेम्परेरी हार्डनेस है, जो कि अस्थायी कठोरता है, यहाँ अस्थायी लिखा हुआ है, टेम्परेरी यानी कि अस्थायी कठोरता है। ये कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के, याद रखिएगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स के कारण होते हैं। यानी जल में मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स या फिर कैल्शियम के कार्बोनेट्स घुले होते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि जल में है अस्थायी कठोरता। वही जल में अगर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के क्लोराइड्स घुले हुए हैं, क्लोराइड्स घुले हुए हैं या फिर बोल दो सल्फाइड्स घुले हुए हैं, तो हम बोलेंगे कि उसमें है परमानेंट हार्डनेस यानी कि अस्थायी कठोरता। टेम्परेरी को दूर करना बहुत ही आसान है, इसको बॉईल कर दो। अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, धावन सोडा का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? अब यहाँ देखो, जब यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो आप क्या लोगे? केवल O लोगे या फिर O2 लोगे? क्या लोगे? यहाँ पर तो पता नहीं लग रहा है कि ऑक्सीजन अणु के बारे में बोल रहा है या फिर ऑक्सीजन परमाणु के बारे में बोल रहा है। ऑक्सीजन अणु के 0.3 मोल या फिर ऑक्सीजन परमाणु के 0.3 मोल। तो ये आपको विकल्प देख करके चूज करना पड़ेगा कि क्या होगा। इन विकल्पों के अनुसार ये नहीं होगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये 32 हो जाएगा। 32 परमाणु द्रव्यमान है O2 का। अगर इसी में हम ग्राम लगा दें तो ये 1 मोल का हो जाएगा। 1 मोल बराबर 32 ग्राम। ऑक्सीजन अणु के 1 मोल में 32 ग्राम। 0.3 में कितना हो जाएगा? 0.3 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और ये 9.96 ग्राम। 0.96 ग्राम C होगा। यहाँ पर आपको O2 लेना होगा, O से काम नहीं चलेगा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण है, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हाई होता है। दूसरा मेटेलिक बॉन्ड, ये कमज़ोर होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसकी अत्युच्च यानी कि अत्यधिक आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध यानी कि मेटेलिक बॉन्ड, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कारण है जिसके वजह से जो मरकरी है 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहती है। पुनर्जनन का अर्थ है, पुनर्जनन भी कई प्रकार के होते हैं। पुनर्जनन के अंदर आप ये भी बोल सकते हो खोए हिस्से का प्रतिस्थापन, यानी एक हिस्सा खो गया वापस आ जाएगा। जैसे जो छिपकली होती है उसकी पूंछ कट जाती है वापस आ जाती है। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण, जैसे कि प्लेनेरिया, जितने टुकड़ों में कट जाएगा उतने ही प्लेनेरिया हो जाएंगे, नए बन जाएंगे। कलियों का निर्माण, हाइड्रा के अंदर जो बडिंग होता है वो भी एक तरह से पुनर्जनन होता है। तो यहाँ पर क्या है, उपरोक्त सभी ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। इन सभी को हम लोग रीजनरेशन बोल सकते हैं। डैश एंजाइम नहीं है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, उसके द्वारा ये हार्मोन बनाया जाता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। बाकी के जो 3 है, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। ये सारे के सारे एंजाइम्स हैं। लाइपेज जो कि फैट पर काम करता है, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट पर काम करता है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु में खुले में रखने पर तुरंत आग लग जाती है? तो सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम को केरोसिन में डुबो करके रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखने पर इसमें आग लग जाती है। जैसे ये वाटर वेपर के कांटेक्ट में या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ये दोनों धातुएं आती है, इनमें आग पकड़ लेती है। एक एलिमेंट के एलोट्रॉप्स यानी कि अपरूप की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है, क्योंकि
क्योंकि उनमें परमाणुओं की जो संरचना होती है वो भिन्न होती है। जैसे यहाँ देखो, जो कार्बन के 3 अपरूप हैं, ये है ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट में जो कार्बन है देखो ये किस प्रकार से अरेंज्ड है। फ्लोरीन में देखो फुटबॉल के जैसे अरेंज्ड है, और यहाँ पर ये ग्रेफाइट के अंदर है। सॉरी माफ़ करना, ये हीरा है। हीरा के अंदर देखो किस प्रकार से अरेंज्ड है, ये है फ्लोरीन के अंदर और ये है ग्रेफाइट के अंदर। तो इन तीनों में देखो कार्बन के जो परमाणु है वो अलग अलग प्रकार से अरेंज्ड है। यही कारण होता है कि भौतिक जो विशेषताएं वो अलग अलग होती हैं। एक सिलिंकी को संपीड़ित करके हम इसमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित करते हैं, यानी कि स्टोर करते हैं। संपीड़ित करके हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है, तो जैसे मान लीजिए आप हैं ऑब्जर्वर, यहाँ पर्यवेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर है। आप है एक ऑब्जर्वर, आप है पॉइंट ए पर। मान लो आप यहाँ पर बैठे हो पॉइंट ए पर, आप देख रहे हो कि आपका जो एक दोस्त है अभी ये पॉइंट बी पर था, फिर ये पॉइंट सी पर चला गया, फिर ये पॉइंट डी पर चला गया, फिर ये पॉइंट ई पर चला गया। हो क्या रहा है कि समय के साथ ये अपने स्थिति को चेंज कर रहा है, समय के साथ ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका दोस्त है ये गतिशील है। गतिशील होगा तभी तो अपनी स्थिति को बार बार वो चेंज करेगा, तो कहा जाता है कि वह गतिशील है। डैश रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। जो आपका श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग है। विबग्योर, बैनिया पिनाला बोलते हैं इसे हिंदी में, विबग्योर। वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम वायलट से रेड की तरफ आते हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। जो तरंगदैर्घ्य है ये बढ़ता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो याद रखना, जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा इस यहाँ पर रेड वाले का मैक्सिमम हो जाएगा और इस वायलट का मिनिमम हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ने से जो विचलन है यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये कम हो जाएगा। तो सबसे कम बोला है तो जिसके पास सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है, लाल। कार्बन यौगिक की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है कहलाती है। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक अल्कोहल फैमिली, अल्कोहल के अंदर जो है मैंने ले लिया एक मेथनॉल, और मेथनॉल के जस्ट बाद क्या आएगा, एथेनॉल आएगा। मेथनॉल के बाद जस्ट बाद एथेनॉल आएगा। इसके जस्ट बाद क्या आएगा, मेथ एथ प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल आएगा। CH3 CH2 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 OH। ऐसे हम ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, उसमें हम एक और CH2 इंक्रीज कर देंगे। तो आप देखो, चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, आपको लगातार 2 उठाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेंगे, लगातार आपको 2 उठाना है। इसमें आपको CH2 का अंतर दिखेगा। यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, देखो यहाँ पर CH2 आया। ऐसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको CH2 दिखेगा। जब आप यहाँ पर प्रोपेनॉल का फॉर्मूला लिखोगे, CH3 CH2 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 OH, सॉरी ये ब्यूटेनॉल का हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनॉल। यहाँ पर भी देखो प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल में CH2 का अंतर है। इसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। सब में क्या है, फंक्शनल ग्रुप समान है। सारे तो अल्कोहल के सदस्य हैं ना, तो सारे में फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, लेकिन सारे में CH2 का अंतर है। ये जो सीरीज है ये कहलाता है होमोलोगस सीरीज। द्रव्यमान में अंतर कितना हो जाएगा, कार्बन का 6, कार्बन का 12 और 2 हाइड्रोजन 14 द्रव्यमान का अंतर हो जाएगा। किसी भी 2 लगातार सदस्य को उठा लो, 14 द्रव्यमान का अंतर हो जाएगा, फॉर्मूले में CH2 का अंतर हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, समजातीय श्रेणी होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। किसी का भी आप उठाकर कर सकते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड उठा लो, आप एल्डिहाइड उठा लो, चाहे आप एल्केन ही उठा लो। चलो एल्केन ले लो। एल्केन का पहला सदस्य मीथेन होता है, दूसरा आपका होता है इथेन, तीसरा होता है प्रोपेन CH3, यहाँ पर CH3 होगा, CH3 CH2 CH3। ब्यूटेन ले लो आप, CH3 CH2 CH2 CH3। यहाँ पर देखो आप, ये है मीथेन, ये है इथेन, इस दोनों को मैंने उठाया तो यहाँ पर देखो CH2 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, एक कार्बन यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 है, मतलब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, CH2 का अंतर है। इस दोनों में देखो CH2 एक्स्ट्रा है, इस दोनों में देखो यहाँ पर CH2 एक्स्ट्रा है।
तो आप किसी भी फैमिली को उठा लो, उसके अंदर 2 लगातार सदस्य को उठा लो, वहाँ पर आपको CH2 का अंतर दिखेगा। इसी को आप बोल सकते हो परमाणु द्रव्यमान 14 का अंतर दिखेगा। ये है होमोलोगस सीरीज। ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किससे आरोपित किया जा सकता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ये लिखा जाता है H = I²RT। यहाँ देखो जो ऊष्मा है ये प्रवाहित धारा के ऊपर भी निर्भर करती है, तार के प्रतिरोध पर और लगने वाला समय के ऊपर। यानी जितना ज़्यादा करंट दोगे उतना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, जितना देर के लिए आप धारा प्रवाहित करवाओगे उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ये जो संबंध है इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो धारा चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। एक वस्तु को भूमि के स्तर से पहले 5 मीटर उठाया जाता है, पहले 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर। किस स्थिति में वस्तु के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा होगी? तो जितनी ऊंचाई पर होगी उतनी ही अधिक स्थितिज ऊर्जा होगी 15 मीटर पर। डैश एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है आर्गन। आर्गन ये एक एटम वाला मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक हम इसको बोलते हैं आर्गन। सल्फर में मैंने आपसे कहा था S8 के फॉर्म में स्टेबल होता है, तो इसमें हम 8 परमाणु बोलेंगे। सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स। फास्फोरस P4 के फॉर्म में स्टेबल होता है और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। आंसर हमारा A। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? स्मॉल g = कैपिटल G कैपिटल M बटे में R² होता है। यही आपने पढ़ा पिछले 2 वीडियो में। जो हमारा M होता है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, जो R है ये पृथ्वी की त्रिज्या है। इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये बता दो कि अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या को कम कर दें, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। संबंध देख लो, G के साथ उल्टा रिलेशन है। त्रिज्या को कम करोगे तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। थोड़ा कम करोगे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि घट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर कम हो रही है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर बढ़ने वाला है। अब आप ये चीज़ ध्यान में रखो, आप याद कर लो आप, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा लेंदी है। आप इसको याद कर लो कि अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम होती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 2% बढ़ जाएगा। आप इसको बना सकते हो, कोई ये नहीं है, इसको आप बना सकते हैं, लेकिन लेंदी प्रोसेस है। इससे अच्छा है कि आप ये याद कर लो। इस तरह के सवाल जो है काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिर्फ रेलवे के ही अंदर नहीं, जहाँ जहाँ भी साइंस पूछे जाते हैं वहाँ पर ये सवाल कभी ना कभी जरूर पूछा जाता है कि 1% कम हो गया तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? 2% से बढ़ जाएगा। और अगर आप बनाना चाहते हो तो ऐसे आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर पहले से बना लिया हुआ है ताकि समय बचे हमारा। यहाँ पर ये फार्मूला होता है हमारा, जो हमारा नई त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि 1% कम करने के बाद ये कौन सी त्रिज्या होगी? हमें क्या करना है, पुराने वाले में से उसका 1% घटा देना है। 1% घटाने के बाद हमारे पास जो नई वाली त्रिज्या मिलेगी वो ये मिलेगी। ठीक है, अगर नई त्रिज्या ये है तो इसके हिसाब से हम जो नया गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा वो निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम कैपिटल G M बटे में R² फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर कैपिटल G कैपिटल M तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ लिखा हुआ है द्रव्यमान नियत है, और त्रिज्या यहाँ पर बदल जाती है। तो जो नई त्रिज्या है 0.99 R, हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो नया गुरुत्वीय त्वरण है ये मिलेगा हमें 1.02 G। पुराना वाला G था, नया वाला G डैश है। पुराना वाला G था, नया वाला 1.02 G निकला है। यहाँ से G सब खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा 0.02, और फिर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है ये। आप लोग अर्थमेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स सब पढ़ते हो, तो हो सकता है आप इस सवाल को 2-3 लाइन में ही बना दो, क्योंकि आप लोग अर्थमेटिक्स के अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स सब पढ़ते हो इस तरह के सवाल बनाने के लिए। तो मे भी हो सकता है कि आप इतना लेंदी प्रोसेस ना करो और आप इसको जल्दी से बना दो। F ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, F ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर संक्रमणीय तत्व, क्योंकि ये रेलवे बोर्ड का एग्जाम है
तो जो शब्द आप सोचते हो वो नहीं मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा आपको। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंतरिक संक्रमण तत्व होता है, किताबों में आपको आंतरिक संक्रमण तत्व मिलेगा, यही है यहाँ पर अंतर संक्रमणीय तत्व। और डी ब्लॉक का पूछ दे तो डी ब्लॉक का होता है संक्रमण तत्व, सिंपली संक्रमण तत्व। क्षारीय मृदा धातु समूह 2 के तत्व को बोलते हैं और क्षारीय धातु समूह 1 के तत्व को बोलते हैं। क्षार के बारे में बता दो कौन सही नहीं है। जो क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, सही है। नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, ये अम्ल का काम है, क्षार का नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जलीय माध्यम में OH- देगा, ये तो सही है। और विद्युत के सुचालक होते हैं, ये भी सही है। हृदय मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो जो हमारी हृदय की दीवार है उनमें 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, अंदर बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। आप दिशा फिक्स कर दो, निर्दिष्ट दिशा मतलब एक निश्चित दिशा में आपने क्या किया, दिशा को आपने फिक्स कर दिया। अब जो उसकी गति है उसको वेग बोलेंगे। यानी गति के साथ अगर आप दिशा को, डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हो, यानी कि आप वेग के बारे में बात कर रहे हो। सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच संबंध क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है। डैश संवहनी उत्तक वाले पहले जमीनी पादप थे। देखो आपसे सवाल पूछा गया है, पहले जमीनी पौधे जिनके पास संवहन उत्तक, पहले जमीनी पौधे जिनके पास संवहन उत्तक यानी कि जाइलम फ्लोएम टिश्यू मिला देखने को, कौन सा हो जाएगा? टेरिडोफाइट। वरना जमीन पर सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आते हैं, जमीन पर सबसे पहले ब्रायोफाइट्स आते हैं, लेकिन इनके पास संवहनी उत्तक यानी कि जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं है। पहले जमीनी पादप जिनके पास जाइलम फ्लोएम देखने को मिला, ये है टेरिडोफाइट। और जो थैलोफाइटा होते हैं वो जलीय होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान होता है, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मजबूत अम्ल है, कमजोर क्षार है। अम्ल क्षार की अभिक्रिया से सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। अगर मजबूत अम्ल मजबूत क्षार होगा, यहाँ जो लवण बनेगा इसका pH होगा 7। यह आवर्त सारणी के 16वें समूह से संबंधित है, ग्रुप नंबर 16 से संबंधित है। ग्रुप नंबर 16 में है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जिसका उपयोग वल्केनाइज्ड रबर के निर्माण में किया जाता है। यह नर्म एवं गर्म एवं सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, यानी कि H2SO4 बनाता है। कौन सा तत्व है? रबर के वल्केनाइजेशन में सल्फर का इस्तेमाल होता है। वल्केनाइजेशन जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल किया जाता है रबर को मजबूत करने के लिए रबर का वल्केनाइजेशन किया जाता है सल्फर के साथ इस रबर को गर्म किया जाता है ताकि ये और ज़्यादा मजबूत हो जाए। 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन अणु नहीं, ये नहीं, हाइड्रोजन परमाणु यानी कि सिंपली H का द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। अगर हम इसमें ग्राम लगा दें तो ये 1 मोल का हो जाएगा। 1 मोल का 1 ग्राम। आपसे 0.6 का पूछा हुआ है, 0.6 मोल का, तो 0.6 ग्राम हो जाएगा। 0.6 ग्राम हो जाएगा C। ये हमारा पार्ट 40 था जो कि समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।